सारी इंजरीज जो उस लड़की के बॉडी पे देखी गई थी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ पोस्टमार्टम में एनएचआरसी की गाइडलाइंस हैं ये कि उसकी वीडियोग्राफी होगी। और तो ये क्या मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है या किसी के ऊपर इल्जाम तराशी की जा रही है? रिकवरी करती है ना, उसके कपड़े रिकवर करती है ना कुछ करती है। मनुवादी मानसिकता जो है हावी है आज़ादी के फौरन बाद से, उससे पहले भी रही है हज़ारों साल तक। तो ये सब जो कार्रवाई है पुलिस कर रही है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एमएलए, तो दिल्ली पुलिस के भी बहुत सारे अधिकारी इसमें शामिल हैं। इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि ये लड़की भी अपने ऑफिस में थी, और ऑब्वियसली पुलिस इससे इंटेरोगेशन कर रही होगी। जो आखिरी बार देखी गई है लड़की कहीं, और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के कुछ ऑफिसर्स शामिल साफ साफ नजर आते हैं। नहीं मिलेगा, देखिए अदालत में है, तब भी मैं आपको वकील होने की हैसियत से बता रहा हूँ कि अदालतों राबिया केस को लेकर आज 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है। उनके परिवार जो है आज भी न्याय की गुहार के लिए दर दर भटक रहे हैं। इन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा सर मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये केस वही लड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल इंटरव्यू से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर पहला सवाल, जो राबिया केस में अब तक 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, क्या कुछ हुआ उस केस में, ज़रा बारीकी से बताइए। अब तक जो हुआ है वो जो पुलिस है हरियाणा की और दिल्ली की, और जो दिल्ली सरकार है अरविंद केजरीवाल साहब की, वो इस केस की सच्चाई को छुपाने के लिए काम कर रहे हैं। इस केस की सच्चाई को उजागर करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम पूरी बात तो नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है और वो किसी दिन भी अब सुनवाई पे आ सकती है। तो लेकिन जो तथ्य पब्लिक डोमेन में हैं, जो पब्लिक जानकारी में आ गए हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी की पूरी ताकत इस बात में झोंक दी गई है कि किसी भी तरीके से इस लड़की के चरित्र पे उंगली उठाई जाए, और असली मुद्दा जो इसको किस वहशियाना तरीके से इसका कत्ल किया गया है, और कत्ल से पहले भी इसके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ की गई हैं इंक्लूडिंग सेक्सुअल असॉल्ट, उसको छुपा के, और क्या क्या टॉर्चर किया गया है इसको मारने से पहले, उस सब को छुपा के इसको एक अलग मोड़ दे दिया जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ी साजिश है। जिसमें जो पहली नज़र में चीज़ नज़र आती है उसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के कुछ ऑफिसर्स शामिल साफ साफ नज़र आते हैं। उसकी बुनियाद ये है कि 25 तारीख को, 26 तारीख का ये वाक़या है, 25 तारीख को इस लड़की का जो बॉस था वो अरेस्ट हुआ है, उसके घर रेड, उसके यहाँ ऑफिस में रेड हुई है, और वो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। जो सिविल डिफेंस का ऑफिस है जिसमें ये लड़की काम कर रही थी ईमानदारी से, उसमें एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। वो उसमें कोरोना वायरस और कोरोना जो ये रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं उसके नाम पे करोड़ों की उगाही पूरी दिल्ली में चल रही है, ये हफ्ते के हिसाब से। उसी केस में इसका बॉस पकड़ा गया था। अगले दिन इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि ये लड़की भी अपने ऑफिस में थी, और ऑब्वियसली पुलिस इससे इंटेरोगेशन कर रही होगी। जो आखिरी बार देखी गई है लड़की कहीं, तो पुलिस की कार्रवाई में ही देखी गई अपने ऑफिस में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पुलिस जिसको एक दिन पहले अरेस्ट किया उसके ऑफिस ही नहीं जाएगी, ये तो जाहिर बात है ना। और ये लड़की अपने ऑफिस में मौजूद थी, तो पुलिस इसके टच में थी और पुलिस इससे पूछताछ कर रही होगी, ये बात जग जाहिर। एक बात और सवाल उठ रहा है कि पुलिस कह रही है कि हमने अपना काम मुस्तैदी से किया, आरोपी को पकड़ के जेल में भेज दिया। अब कैसा इंसाफ चाहिए? झूठ बोल रही है पुलिस, एकदम सरासर झूठ बोल रही है, वही मैं आपको बता रहा था। उसके बाद देखिए इस चीज़ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई अभी तक। किसी भी इंसान को पकड़ के अगर उस पर इल्ज़ाम लगा के उसको बंद कर दिया जाए, सच्चाई छुप जाए, ये तो नहीं है ना कानून। सच्चाई ये है कि इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही, हरियाणा पुलिस नहीं कर रही है। इसमें देखिए मज़ेदारी वाली बात, क्या साठ गांठ है ये समझने की बात है। दूसरी बात ये जो एकदम साफ दिखाती है कि इसमें छुपाई जा रही हैं चीज़ें, कि ये लड़का जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि उसने जाके खुद सरेंडर किया, निजामुद्दीन नाम का शख्स है, नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं वकील हूँ। तो कालंदी कुंज जाके सरेंडर करता है रात को 11 बजे के करीब, और कालंदी कुंज की पुलिस के ना उससे कुछ पूछताछ करती है, ना उससे कोई रिकवरी करती है, ना उसके कपड़े रिकवर करती है, ना कुछ करती है। वो कहते हैं सिर्फ फ़ोन करती है सूरजकुंड पुलिस को। यानी कि सारा किडनैपिंग इसको अगर अगवा किया गया है तो दिल्ली से किया गया है। जो मर्डर करने के बाद मर्डर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये पुलिस का ही केस है,
कालिंदी कुंज में जाके वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, फ़ोन कर रहे हैं वहाँ, ताकि सारा जो यहाँ पे सारा सबूत हैं वो शिफ्ट होके सीन ऑफ क्राइम सब कुछ सरहद के पार चला जाए, मतलब दूसरे राज्य में चला जाए, ताकि वहाँ विवाद बनाकर उलझाने की पूरी ताकत लगाई जा रही है इस बात में। तो दिल्ली पुलिस के भी बहुत सारे अधिकारी इसमें शामिल हैं। उसके बाद अब जो एफआईआर दर्ज करती है सूरजकुंड हरियाणा पुलिस, उसमें गलत बयानी करती है। उसमें गलत बयानी ये करती है कि लड़की के बाप ने ही जैसे मुलजिम का नाम बता दिया, ऐसा तो हुआ नहीं है। वो तो अगले दिन हरियाणा की पुलिस ही उनके पास आई। तो ये सब चीज़ें इस बात को साफ दिखाती हैं। और उससे भी बड़ी बात यह जिस तरीके से पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम में ना वीडियोग्राफी की कोई खबर है, ना कोई मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। इस तरह के हालात में इतनी वहशियाना तरीके से जिसकी लाश बरामद हुई है, जिसके साथ इतने जुल्म किए गए हों, शायद ही किसी के साथ किए गए होंगे, तो उसके बारे में वीडियोग्राफी भी नहीं होती पोस्टमार्टम की, और मेडिकल बोर्ड भी नहीं बनाती है। और आनन फानन में इसका पोस्टमार्टम करा के लड़की वालों पे दबाव बनाया जाता है, इसका अंतिम संस्कार कर दो। दिल्ली पुलिस भी बनाती है और हरियाणा पुलिस भी बनाती है। ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये दिल्ली सरकार अपने एक बड़े घोटाले को छुपाने के लिए, और दिल्ली पुलिस क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस चीज़ की, उस दौरान क्या हुआ है, कोई ऐसी मशकूक बात हुई है जिसको छुपाने के लिए ये पूरा एक साजिश रची जा रही है, जिसकी तरफ शादी हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, वो लड़का जानता था या नहीं जानता था। तो ये क्या मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है या किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है? तो ये सब जो कार्रवाई है पुलिस कर रही है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एमएलएस और उनके ऑफिस बेयरर्स इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो उसकी शादी हो चुकी थी, नहीं हो चुकी थी, मैं कह रहा हूँ मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो रेलेवेंट ही नहीं है। लेकिन अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए तो क्या शादी हो जाए तो किसी को इस तरीके से उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करके जो चीज़ें की गई हैं वो करके उसको इस तरीके से वहशियाना तरीके से मारा जा सकता है? ये कोई क्लीन चिट मिल जाती है क्या? शादी होने की बुनियाद पे आप या जानकारी होने की बुनियाद पे किसी का इस तरीके से हत्या कर देते? यानी कि हत्या की तरफ से जो लूटमारी दिल्ली सरकार कर रही है सिविल डिफेंस में, उसकी तरफ से ध्यान हटा के लड़की के ऊपर ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है केसेस डाइवर्ट करने के लिए, ये कोई पहली बात नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़ की बच्चियों के साथ और उनके सारे केसेस में, चाहे वो मॉब लिंचिंग का केस हो, चाहे वो हाथरस का केस हो। हाथरस का देखिए कितना खतरनाक, पुलिस सारी तरीके से इन्वॉल्व है उसमें, लाश जला भी दी। यहाँ दिल्ली में भी जो यहाँ कैंट के मामले में भी खुद पुलिस वाले आके लाश जलवा रहे हैं। क्यों? और गलती ठहराई जाती है, लड़की की ठहराने की कोशिश की जाती है, क्या कि ताकि सारा जो ध्यान है डाइवर्ट हो जाए, जो काले कारनामे पुलिस और प्रशासन करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल करके आया? आपने क्या उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ा है? मैंने पढ़ा है, लेकिन उसमें वो सारी इंजरीज जो उस लड़की के बॉडी पे देखी गई थी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ पोस्टमार्टम में एनएचआरसी की गाइडलाइंस हैं ये कि उसकी वीडियोग्राफी होगी और मेडिकल बोर्ड बनेगा अगर इन मशकूक हालात में डेथ होती है तो, अगर और मर्डर का केस है खास तौर पे, तो ये दोनों ही कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं। तो इससे भी ये साफ जाहिर होता है कि छुपाने की और बचाने की कोशिश हो रही है किसी को, इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं हो रही। इसीलिए हमें मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हालांकि ये हाई कोर्ट से भी हो सकता था केस, लेकिन क्योंकि जो इंटर स्टेट इसको इशू बना के कंफ्यूज करने की जो साजिश की जा रही है, उसकी वजह से हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक सवाल और है कि क्या इस केस में चार्जशीट दाखिल हुआ है? इसके बारे में आप कुछ बता सके हमारे दर्शकों को। नहीं, पुलिस देखिए ये भी बात है कि वहाँ की पुलिस तो ना हमसे बात कर रही है, ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, मीडिया को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो वो छुपा रहे हैं ना, कवर अप एक्सरसाइज चल रही है बहुत ज़बरदस्त। लेकिन आप लोग भरोसा रखें, ये हम इसकी अगर सही इन्वेस्टिगेशन होगी तो जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग करप्शन में शामिल हैं सिविल डिफेंस के, वो सब एक्सपोज होंगे। और आप लोग दुआ कीजिए, और लेकिन दुआ के साथ साथ आप लोगों को एहतजाज करने चाहिए बड़े लेवल पे। मैं सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ के लोगों से, ओबीसी के लोगों से, और जितने भी महिलाओं के लिए ज़रा सा भी दिल में दर्द रखते हैं, तो ये एक ऐसा केस है जिसको जो क्लासिक केस होगा कि किस तरीके से अगर करप्शन और पैसे का बड़ा हेर फेर हो तो जो मुखालिफ पार्टियां नज़र भी आती हैं वो भी एक साथ होके सब
उसको छुपाने की और महिलाओं के हक को दबाने की और महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार। प्रदर्शन करने से तो सर इंसाफ नहीं मिलेगा ना, मामला नहीं मिलेगा। देखिए अदालत में है, तब भी मैं आपको वकील होने की हैसियत से बता रहा हूँ कि अदालतों में भी आजकल ये ज़रूरी हो गया और ख़ुद 4 सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम मान लिया जाए, और 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाहर आके और पब्लिक से डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी कि आइए हमारे सिस्टम को बचाने के लिए आप लोग प्रदर्शन कीजिए और हमें बचाइए। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि जजेस को भी मजबूती देने के लिए बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन होने चाहिए, हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में होने चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विभत्स और ख़तरनाक केस ये है जिसमें पुलिस पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेक्सस एक्सपोज होने वाला है। आखिर में ये जो इस तरह से घटना होती है, चाहे वो SC ST माइनॉरिटी मुस्लिम जो भी अल्पसंख्यक लोगों के हिस्से में ही क्यों जाती है इस तरह से रेप का, मॉब लिंचिंग का, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। हमारे देश में मनुवादी मानसिकता जो है हावी है आज़ादी के फ़ौरन बाद से, उससे पहले भी रही है हज़ारों साल तक। आज़ादी के बाद से मनुवादी जो मानसिकता थी वो काम तो पूरा कर रही थी, लेकिन इतने खुलेआम और दराना तरीके से नहीं कर रही थी जितने पिछले 7 साल में हो गया। तो खुलेआम मनुवादी व्यवस्था है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, भारत को हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत जो संवैधानिक डेमोक्रेसी है वो ख़त्म करके ही बनेगा ना। ये खुलेआम लोग बात कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन के सामने कर रहे हैं, सरकार के सामने कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ये बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी रोज़ देख रहे हैं टीवी पे, होम मिनिस्टर साहब रोज़ देख रहे हैं, योगी जी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद ये बातें रोज़ उनके संज्ञान में आ रही हैं, मगर वो इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से मदद कर रहे हैं इस चीज़ को। पुलिस क्योंकि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती, ये डायरेक्ट मदद है, इनडायरेक्ट नहीं है ये मदद, सरकार के कहने पे नहीं करती ऑब्वियसली। तो पूरे देश में एक बात वाज़ेह है कि अगर अत्याचार, अनाचार, दुराचार या किसी भी तरह की ज़्यादती और जुल्म शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन के खिलाफ होगा ख़ास तौर पे, तो सरकारी तंत्र जो है और पुलिस जो है वो कार्रवाई ठीक नहीं करेगी, बल्कि जो मुलजिम हैं उनसे अलग अलग वजूहात से, चाहे तो रिश्वत की बुनियाद पे, पैसे लेने की बुनियाद पे या राजनीतिक दबाव में उनकी मदद ही करेगी। तो लोगों का हौसला जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं या इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो क्रिमिनल जहनीत के लोग हैं, वो आसान टारगेट मानते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़ की बच्चियों को भी और माइनॉरिटीज़ के लोगों को भी। यही काम आपने मॉब लिंचिंग में भी देखा है, जो कि पुलिस ही उनको पहले चोर ठहराना शुरू कर देती है कि ये जी बीफ स्मगलिंग कर रहे थे या ये चोर था इसलिए इसकी पिटाई करनी शुरू की। अभी वो जो मध्य प्रदेश में चूड़ी वाला केस हुआ था, उसमें भी उल्टा उसी के ऊपर ही लोगों को मारा जाता है और उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये है सरकार की डायरेक्ट हेल्प, तानाशाही। इसीलिए सारे इन वर्गों पे जुल्म करने के लिए सबके हौसले बढ़ रहे हैं। इसीलिए जुल्म ज़्यादा इनकी SC ST और माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादा होता है, OBC के साथ भी होता है, लेकिन उस हद तक नहीं होता, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था इस देश में पूरी तरीके से कब्जा जमाने के लिए एकदम तैयार है, जिसे हम सब अम्बेडकरवादियों को मिलकर रोकना पड़ेगा। आखिर में क्या लग रहा है आपको कि इस मामले में इंसाफ मिलेगा पीड़िता को? इंसाफ जब भी मिलेगा जब हम कानूनी कार्रवाई मजबूत करें और पूरा देश मिलकर इसको निर्भया के केस से भी ज़्यादा बड़ा एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, जब ही न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को ये खुल के बता रहा हूँ बात, क्योंकि दोनों नहीं मिलेगा ना। निर्भया के केस में तो सारी सरकार लगी हुई थी न्याय दिलाने के लिए, पुलिस लगी हुई थी, पत्रकार लगे हुए थे और देश पूरा लगा हुआ था। बाकी सारे केसेस में भी पुलिस, सरकार, मीडिया, देखिए कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है ये केस, ना ये जो उत्तर प्रदेश का केस हुआ था ना, हाथरस का केस जो हुआ था, उसमें भी मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया उस तरीके से। आज उनको बंधक बना लिया गया, वहीं पे हाथरस के बच्ची के परिवार वालों को बंधक बना के बिठा रखा है वहाँ पे, उनके घर के बाहर कूड़ा फेंका जा रहा है। तो कब तक झेलेंगे वो? और लोगों ने प्रदर्शन करना बंद कर दिया है, तो न्याय नहीं मिलेगा। प्रदर्शन होना चाहिए, निर्भया से भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जब भी हाथरस में न्याय मिलेगा, जब भी आपको कंटोनमेंट में न्याय मिलेगा, जब भी संगम विहार में न्याय मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ। हम लोग अदालत पे भी इतने ज़्यादा केसेस आ जाते हैं उनके पास, और
वहाँ भी जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही हमारे खिलाफ बोलेंगे, पुलिस ही हमारे खिलाफ बोलेगी, मीडिया सारी हमारे खिलाफ बोलेगी, तो हमें हमारा काम भी और मुश्किल हो जाता है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ सब लोग सड़कों पे आएँ, प्रोटेस्ट करें शांतिपूर्ण ढंग से, ये ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस आपसे गुजारिश कर चुके हैं, तो सड़कों पे आना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।